हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अगले क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पहला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क, ठीक है, 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। शिक्षा का अधिकार के रूप में स्वीकार किए करने के साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों अनुच्छेद 51 को, ठीक है, में 11वें कर्तव्य के रूप में उसमें निम्नलिखित को जोड़ा गया है। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को बाल्य जैसी भी स्थिति हो, ठीक है, की शिक्षा के अवसरों को प्रदान करेगा। यानी ये कहा गया है कि जिस भी बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष की है उसके माता पिता या अभिभावक उसको शिक्षा जरूर दिलाएंगे, 6 से 14 वर्ष की बच्चों को। इस प्रकार बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के साथ साथ माता पिता या अभिभावक का भी दायित्व हो जाता है। यानी कि सरकार के साथ साथ माता पिता और अभिभावक का भी इस पे दायित्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जैसे जो ये क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात के निर्दोष शिक्षक आयोगों को ये बताइए। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बता सकते हैं, देखिए एक मिनट, भारतीय शिक्षा आयोग पहला क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात के निर्दोष शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो पहला हो गया भारतीय शिक्षा आयोग, उसमें जिसको हम लोग कोठारी न्याय आयोग के नाम से जानते थे। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 में कि अपने प्रस्ताव में कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण का आधार है। यानी शिक्षा को बेस माना गया। देश का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना किसी अन्य उपकरण से नहीं, यानी कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय की शिक्षा को उन्नतिशील बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की सुचारुता पर आधारित होती है। अतः शिक्षा के समस्त स्तरों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। देश में गठित की गई अन्य समितियों तथा आयोगों ने शिक्षा के विशेष अंगों का पृथक पथ की अध्ययन किया। अब इस बात की आवश्यकता है कि संपूर्ण शिक्षा, है ना, संपूर्ण शिक्षा। फिर अगला है दूसरा आयोग जो है प्रोफेसर यशपाल समिति। छात्रों पर पढ़ाई का बोझ का तथा उनमें उनके अधिगमन का निम्न स्तर विगत काफी समय से चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन पे ज्यादा बोझ होता है, जो बुक्स होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, है ना, तो वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93, इसके द्वारा अनेक शिक्षाविदों, राष्ट्रीय नेताओं तथा समितियों ने इस प्रश्न पर व्यापक चर्चा की। पटेल समिति 1977, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद कार्यदल 1984 तथा आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 ने छात्रों के शैक्षिक बोझ संबंधी चर्चा को मुखर करते हुए अनेक संस्तुतियां की है। छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने तथा अधिगम का स्तर सुधारने संबंधी सुझावों की यद्यपि शिक्षा क्रम विकसित करने वाली संस्थाएं सहमत होती हैं, परंतु नई पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय प्रायः इन सुझावों को अनदेखा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई नई पाठ्यचर्या के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सरकार ने महसूस किया कि छात्रों, विशेषकर स्कूल की निचली कक्षाओं के छात्रों पर पढ़ाई का निरंतर बढ़ता बोझ सोचनीय स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है, बच्चों पर अधिक बोझ डालने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में शिक्षण प्रक्रिया नीरस हो गई है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रथम मार्च सन 1992 को स्कूली छात्रों को शैक्षिक बोझ कम कराने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका नाम था प्रोफेसर यशपाल समिति। इसका मुख्य काम क्या था कि बच्चों को जो बोझ है, बच्चों का जो बोझ है, शैक्षिक बोझ को कम करने की तरीके बताए या कोई उपाय। अगला क्वेश्चन है
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों का क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो पहला उत्तर है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा 25% स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा, न ही अभिभावक बच्चों के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उससे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और दूसरी उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यानी कि जो विशेष दर्जा मिलेगा उसमें अगर कोई पैसा या कुछ लिया जाता है तो उससे सरकार द्वारा उस पर दंड लगाया गया है। यदि कोई स्कूल एवं प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है उसको कक्षाओं में सीटों आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्चों को राज्य सरकार वहन करेगी, यानी राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। बच्चों की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बच्चे के पास कोई प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है तो उनको शिक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपना प्रवेश न लें। किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। ठीक है, अगला है कि किसी भी बच्चों को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, है ना। यानी कि उन बच्चों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगला है बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया। ये 3 बार क्वेश्चन 4 बार आया क्वेश्चन। ठीक है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन 4 बार घुमा घुमा के पूछा है। पहले उसका उत्तर हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बालकों के अधिकार का घोषणा 20 नवंबर सन 1989 में किया था। कौन किया था? यूएनओ, यूनाइटेड, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार। यानी कि बच्चा जहाँ पे जन्म लेता है वहाँ का राष्ट्रीयता तुरंत मिल जाएगी। दूसरा है कि प्रत्येक बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम रखने का अधिकार है। ठीक है, हर बच्चे को ये अधिकार दिया गया है। बच्चे के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, यानी कि अगर माता पिता नहीं चाहते हैं तो उस बच्चे को हम अलग नहीं कर सकते हैं। माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण एवं संबंध बनाने का अधिकार। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। बच्चों को नशीले द्रव्य का प्रयोग करने से रोकना। जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित में ध्यान रखना। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। इन तरह की जो सुविधाएं हैं वो अधिकार दिए गए हैं यूएनओ द्वारा। अगला क्वेश्चन है वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो जिन बालकों की अपनी प्रगति हेतु समाज की में न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त नहीं है और सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक कहलाता है। वंचित बालक 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सन 1813 और 1833 की आज्ञा पत्र क्या है। ये भी 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। यानी कि पैसा का आवंटन तो हो गया लेकिन उसमें किस तरह से किया जाएगा, किस ढंग से कितना कितना किया जाएगा, ये जिक्र नहीं था। अतः शिक्षा के कई क्षेत्रों में कई प्रश्न पर विवाद प्रारंभ हुए, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 1833 तक चलता रहा। यह विवाद अग्रलिखित विषयों पर था, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है वुड के घोषणा पत्र पर का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था।
वुड के घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक अन्य नूतन आयाम देने की कोशिश या संकल्पना की गई तथा इसके शिक्षा संबंधी परियोजनाओं को संक्षेप में लिपिबद्ध किया गया है। पहला है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास करना है। छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा परंतु हिंदी का, अंग्रेजी का अध्ययन भी कराया जाएगा। तीसरा था कि सरकारी शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सहायता अनुदान प्रणाली को बढ़ाया जाएगा। सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक होगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और जनसाधारण की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, वुड के घोषणा पत्र के दोष गुण बताइए, या इसी को कहा गया है वुड के घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए, या वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। शिक्षा, पहला है गुण क्या थे कि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया, यानी कि जब शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा तो वो अच्छे से बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा है, इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। तीसरा था कि शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र में के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षा को स्थान दिया गया। अगला था, घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे। देखिए, वुड से जो क्वेश्चन है ज्यादा बने हुए हैं, कई बार भी पूछे गए हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों को चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक चारित्रिक उन्नति करना, राजपथों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, भारतीयों को समृद्ध बनाना तथा ब्रिटिश उत्पादकों व जनता के उपयोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना, साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मांग बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का उल्लेख लिखिए। भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वानों के अनुसार मैकाले को भारत की दासता की जंजीर को जकड़ने में उत्तरदायी माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता है, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए हैं उनको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। पहला है कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचार से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा। दूसरा था कि मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किए गए पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। ठीक है। अगला है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे। ठीक है। लॉर्ड मैकाले जो था उसके विवरण पत्र में कुछ खामियां थी, जिसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की गई थी। पहला है कि मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य भाषा को सभ्यता को भारत में थोपने का प्रयत्न किया। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हमें अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता को झुके और अपनी संस्कृति को भुला बैठे, नहीं कि जो भारतीय संस्कृति उसको हम भुला बैठे। दूसरा यह था कि विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थी जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मैकाले को सभी भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी।
यह उसकी भूल थी। मैकाले ने के इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा न बन सकी। तो न तो अंग्रेजी सही से लोग सीख पाए और न तो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं सही से सीख पाए। तीसरा था कि संपूर्ण भारतीय साहित्य मैकाले की दृष्टि में निकृष्ट था। मैकाले ने प्राच्य साहित्य का ऐसा अपमान किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वेद, उपनिषद और संस्कृत भाषा का अपार साहित्य उसको तुच्छ मालूम हुआ। सच्चाई तो यह थी कि मैकाले 17वीं शताब्दी से पूर्व के भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ था। वह हमारे धर्म, दर्शन और कला से पूर्ण अपरिचित था। चौथा था कि मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य उच्च वर्ग को शिक्षित करना माना। यानी उसका उद्देश्य ये था कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित करना था। उसने निस्यंदन फिल्ट्रेशन थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए थी और आशा करनी थी कि यह शिक्षा क्षण क्षण कर निम्न वर्गों तक पहुंच जाए। यानी कि सबसे ऊपरी जो बैठे थे लोग, यानी जो ऊंचे पद के लोग थे, उनको शिक्षा अगर इंग्लिश मिलती है तो धीरे 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 नीचे तक पहुंच जाएगी। मैकाले शिक्षा की नीति के यह सरकार के साथ मिलकर सीधी साधी भारतीय जनता का शोषण करने लगा। पांचवा ये था कि 1836 में अपने पिता को एक पत्र में अपनी इच्छा प्रकट की कि यदि भारतीयों को उसकी शिक्षा नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रहेंगे। यानी जो मूर्ति को पूजा जो हम लोग करते हैं वो नहीं रहेंगे। इस प्रकार मैकाले की हार्दिक अभिलाषा थी कि भारतीय एकता को नष्ट कर देना, परंतु ये सपना पूरा न हो सका। यानी कि वो यह मान के चलता था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाएगी भारतीयों को तो उनकी जो मूर्ति पूजक है और उनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।